हम नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर करें या एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब भी है जिसको कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। तो जो अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसके बारे में हमें ये करना है कि इनको हमें थोड़ा सा एम्पलीफाई। पहले तो हमने रीडिंग कर ली, और रीडिंग किस तरह से करनी है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वैल्यूज याद करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स याद करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स की फिर हम एम्पलीफिकेशन करेंगे। हेलो एवरीवन, सो दिस इज डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। आई एम योर जूलॉजी प्रोफेसर एट फिजिक्स वाला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो नीट 2026 अपना आने वाला है, इसकी प्रिपरेशन सबने ऑलमोस्ट शुरू कर दी होगी या शुरू करने की राह देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। तो हमारे मन में ना एक सवाल है कि क्या हम नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर करें या एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब भी है जिसको हम प्रेफर करें, जिससे हमारा बायो में 360 में 360 आए। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम एनसीईआरटी पढ़ करके भी कुछ चीजें हैं जो बाहर से सीख सकते हैं बिना मोटी मोटी दूसरे सब्जेक्ट की बुक उठाए। जैसे कि मान लो मेरे पास एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, बट मुझे लगता है कि जैसे इस बार अपने पास एक क्वेश्चन था कि फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था। तो अब दिमाग में आता है ना कि एक काम करते हैं, कोई नई किताब खरीदते हैं, उससे भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाएगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट क्या ये आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना सारा कंटेंट, और हमारे पास टाइम है सिर्फ 1 साल का। ठीक है, जो कि प्रॉपर अब 1 साल बचा भी नहीं है। तो हम आज यही चीज डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ करके और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ करके कैसे अपने नीट में फुल मार्क्स ला सकते हैं। चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमें करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये तो मन हमने बना ही लिया है कि अब हमें नीट 2026 में बैठना है। बस हमें डाउट है तो थोड़ा इस बात पे कि क्या हम कर पाएंगे, या फिर उसके सिलेबस को देखते हुए सारे सब्जेक्ट के हम थोड़ा सा डर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा थ्योरी। अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमारे पास थ्योरी तो होगा ही। तो हमें सबसे पहले अपनी थ्योरी को 100% कवर कर लेना है। पहले हम पूरी थ्योरी को 100% कर लेंगे। और ये थ्योरी कौन सी है? एनसीईआरटी की थ्योरी। ठीक है, हम एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, जो हमारे नोट्स होते हैं, उनको 100% कवर कर लेंगे। इसके बाद आती है बात वैल्यूज की। हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हमें एज इट इज एनसीईआरटी से याद करनी है। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है, सिर्फ वो वैल्यूज जो एनसीईआरटी में दी है उतनी वैल्यू हमें याद कर लेनी है और उनको बाय हार्ट चीजों को मन में रट लेना है। ठीक है, वैल्यूज रटनी होती है, कॉन्सेप्ट्स नहीं। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर इसके बाद में हमारे एनसीईआरटी में बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। तो जो अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसके बारे में हमें ये करना है कि इनको हमें थोड़ा सा एम्पलीफाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम एम्पलीफाई करेंगे। जैसे कि मान लो हम पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट। हमको अच्छे से पता है कि कार्डियक साइकिल के हमारी एनसीईआरटी में 3 फेजेस मेंशन्ड है, लेकिन जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा उसकी एम्पलीफिकेशन करके नॉलेज की उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो अगली बार क्या होगा, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर मिलता है तो हम उसको आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुना है, पढ़ा है और उनको एम्पलीफाई करके हमने अच्छे से देखा भी है। ठीक, तो इस तरह से क्या है, हमने अपनी एनसीईआरटी भी कवर कर ली और एम्पलीफाई करके कुछ चीजें जो जरूरत की थी उनको बाहर से भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। कई बार हमारे टीचर्स भी हमें ऐसा एडवाइस करते हैं कि एक काम करो, तुम ना एनसीईआरटी की रीडिंग कर डालो। ठीक है, एनसीईआरटी को सिर्फ रीड कर डालो और एनसीईआरटी की रीडिंग करो कम से कम 15 टाइम्स। लेकिन अब क्या एक नीट के स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल है कि वो एनसीईआरटी की रीडिंग 15 बार कर पाए पूरे साल में? अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अच्छे से करना चाहते हो तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क है। प्लस एक डिसएडवांटेज पता है क्या? ये मेथड किसी काम नहीं आता, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होते हो ना, तब तुम रीडिंग करने के बाद कॉन्सेप्ट्स को मगअप कर रहे होते हो, उनका रट्टाफिकेशन कर रहे होते हो, उनका रट्टा मार रहे होते हो। और हमारा जो नया तरीका है वेवर का, उसमें हम रट्टाफिकेशन करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये करने के बाद अगर हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे हो पाएंगे?
अगर हमने सिर्फ 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा हो पाएगा? अ बिग नो नो, नो नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने कभी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा। तुमने एनसीईआरटी को 15 बार पढ़ा, 15 बार एनसीईआरटी पढ़ने से क्वेश्चंस कभी नहीं सॉल्व होंगे। तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ना कि एनसीईआरटी पढ़ने पे। मैं तुमको एडवाइस करूंगी कि अगर तुम एनसीईआरटी को ये 3 चीजें करके, एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली, अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जो तुम्हें ना आए वो चीजें तुम एनसीईआरटी से पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, ना कि एनसीईआरटी 15 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, जो चीज तुम्हें नहीं आती है उसको तुम एनसीईआरटी से रीड करो। ओके, अब देखो, पेपर सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम हमने सब कुछ कर लिया, ठीक, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे मन में सोचने वाली चीजें थी, लेकिन अब हमको क्या करना है? नीट की प्रिपरेशन करनी है। और एक अच्छा बच्चा जो होता है वो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा फेजेस में डिवाइड करता है। जो एक सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट होता है वो अपनी सारी की सारी तैयारी को फेजेस में डिवाइड करता है। पहले वो हल्की प्रिपरेशन करता है, पहले वो अपनी चीज़ों को याद करता है, समझता है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता है। तो फेज 1 में हम क्या क्या कर सकते हैं? एज अ टॉपर स्टूडेंट अगर हमको चाहिए है सिलेक्शन, हम सिलेक्शन के लिए भाग रहे हैं, तो सबसे पहले फेज 1 में हम करेंगे बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग। सबसे पहले तो हमने रीडिंग कर ली, और रीडिंग किस तरह से करनी है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वैल्यूज याद करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स याद करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स की फिर हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो हमने कर लिया क्या? पहले हमने कर लिया एनसीईआरटी की रीडिंग। ये एक टॉपर स्टूडेंट का पहला काम होता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? हमने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, फिर हम करेंगे बेटा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। मान लो मैंने चैप्टर पढ़ा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर मेरा पूरा हो गया, मैं जाऊंगी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो गए, बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे हम फिर से रीडिंग करेंगे। अगर मैंने पीवाईक्यू सारे कर लिए हैं तो अब मैं जाऊंगी इसी चैप्टर के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब मैं जाऊंगी और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, मैं उनको सॉल्व करूंगी, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी जो हमारे नोट्स में नहीं होगी, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं होगी, मैं उनको कर लूंगी अपने नोट्स में ऐड, ठीक है। मैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर लूंगी बेटा। इसके बाद में क्या होगा? हम सेकेंड रीडिंग जब एनसीईआरटी की इसी चैप्टर से मारेंगे तो हम क्या करेंगे? हम हाईलाइट कर लेंगे अपने पूरे के पूरे चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को, ठीक है। हम अपने एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे। ये 3 चीजें एक अच्छा बच्चा फेज 1 की प्रिपरेशन में करता है। अब देखो, हमने सारी चीजें लर्न कर ली, लेकिन अभी हमें दिक्कत है कि हम टाइम मैनेजमेंट में लैग कर रहे हैं। हो सकता है हमें बायो कंप्लीट करने में पूरा 1 घंटा लग जा रहा हो, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम। तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे पेपर को 45 मिनट्स में कर डालें, ठीक है। तो अब बारी आती है फेज 2 की। फेज 2 में हम क्या कर सकते हैं? या फिर एक टॉपर स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि फेज 2 जब आएगा तो उसमें वो सबसे पहले क्या करेगा? ये फेज 2 में सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी चेक करेगा, क्योंकि नॉलेज उसने फेज 1 में गेन कर लिया है। तो फेज 2 में ये क्या करता है बेटा? सबसे पहले तुमको करना है एक्यूरेसी पे चेक। क्या तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक है? क्या तुम टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी कर पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्यूरेसी करते करते तुम्हारा टाइम निकला जा रहा है, तुम्हें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जा रहा है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में हम सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। एक्यूरेसी एक अच्छे बच्चे की क्लास में जो होनी चाहिए वो बेटा हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी तुमको, अप्रॉक्स 99% के। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुमको जो टाइम लगना है वो कम लगे 1 घंटे से। मेरे बच्चे, जो मेरी गार्जियनशिप में बच्चे हैं जिनको मैं बायो पढ़ाती हूँ, जो मुझसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो साल एंड होते होते उनका 45 मिनट्स मैक्सिमम में पूरा बायो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखनी है? एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों स्किल्स हम डेवलप करते हैं फेज 2 में। अब सुनो, यहां पर क्या होता है? अपना होता है 360 नंबर का पेपर।
360 में 360 नंबर अगर किसी बच्चे के आते हैं ना, तो वो होती है किस्मत, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलोगे मैम किस्मत ही है, क्यों मेहनत करें। लेकिन 340 नंबर जिस बच्चे के आते हैं ना 360 में, वो होता है हार्ड वर्क। तो अब हम पूरे साल ना इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पर अपनी बायो की प्रिपरेशन करेंगे यहीं पर, ठीक है। तुम्हें अगर इस पूरी क्लास में कोई भी दिक्कत आ रही है, एनी इश्यू दैट यू आर फेसिंग, तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो बट यू आर नॉट हैप्पी, या फिर तुम नहीं मोटिवेट हो पा रहे हो, इनकरेज हो पा रहे हो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू, ओके। थैंक यू so much, have a nice day and like, share and subscribe. Thank you.